Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हम अपना पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग रिवाइज कर रहे हैं, है ना? तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चले स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ना? कोई भी पदार्थ की अवस्था है तो उस समय तापमान स्थिर रहता है। तो तापमान स्थिर रहने के पीछे का कारण क्या है कि सपोज आपके पास क्या है, आपके पास एक वस्तु है। तो जैसे हमारे पास ये दिया है, किसी भी पदार्थ की ठीक है अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से आप क्या जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हो। जैसे कि आपके पास क्या है, वाटर, आइस है, ठीक है ना? आइस को आप मेल्ट करोगे, आइस जब मेल्ट होगी तो वाटर आपका बनेगा, ठीक है। हमें बताना है कि जब ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। आपको पता है कि जो आइस है वो 0 डिग्री पे क्या होती है, मेल्ट होती है, और 0 डिग्री पे मेल्ट होके वो आपके वाटर बन जाता है। इस समय भी तापमान 0 डिग्री ही रहा, तापमान 0 डिग्री ही रहा। तापमान स्थिर क्यों रहता है, कहने का मतलब यही पूछ रहा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ना? ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट क्यों, ये जो टेम्परेचर है ये आपका स्थिर क्यों रहा, कांस्टेंट क्यों रहा, इसका हमें जवाब देना है ना? देखिए, स्थिर रहने के पीछे का क्या कारण है कि जो आपके पास आइस है ना, आइस सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, है ना? पार्टिकल क्या है, काफी ज्यादा क्लोज है। तो काफी ज्यादा क्लोज है तो उससे क्या हो रहा है भाई, जब सॉलिड में पार्टिकल क्लोज होते हैं, ठीक है, ये आपके पास आइस है। अब आइस आपकी मेल्ट हुई, आपने क्या करा, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? ये एक्सपेरिमेंट हमने सीखा था पिछली बारी। ये आप देख पा रहे हैं, आपने क्या करा है, यहाँ पे तो हमने बीकर में वाटर लिया है। इससे पहले हमने क्या करा था, बीकर में आइस ली थी और उसको नीचे से हीट किया था, है ना? जब आपको आइस को हीट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, उस आइस को हीट कर रहे हो और आइस मेल्ट होके वाटर में जा रही है ना? आइस मेल्ट होके वाटर में जा रही है। तो जैसे आपने जब इसको हीट किया, हीट होने से क्या हुआ, इसने एनर्जी गेन करी और एनर्जी गेन करने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर चले गए। देख रहे हो आप, मॉलिक्यूल्स क्या चले गए, थोड़ा दूर चले गए, है ना? दूर चले। तो जो आपने एनर्जी दी थी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, आपने जो एनर्जी दी थी हीट के फॉर्म में, वो कहाँ यूज हुई, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसको ओवरकम करने के लिए यूज हुई। उस वजह से टेम्परेचर उनका बिल्कुल नहीं बढ़ा, जितना था उतना ही रहा, और साथ ही साथ आइस मेल्ट होके वाटर में बदल गई, आइस मेल्ट होके वाटर में आ गई। बेसिक रीजन उसके पीछे ये है, ठीक है ना? आयु की बात आपको समझ में कि रीजन उसका क्यों, क्या रीजन है इसका ये करने का, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसको लिखेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर आपके एग्जाम में आता है, आपने लिखना है आंसर, ठीक है? इसका आंसर आपको दे रहा है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट remains temperature remains constant. During change of state temperature remains constant because the energy provided in the form of heat, energy provided in the form of heat is used to overcome the attractive force, is used to overcome
the attractive force, ठीक है, between the particles, between the particles, ठीक है, this energy this extra energy is called as latent heat of fusion। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। लेटेंट का क्या मतलब होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन बट प्रेजेंट, है ना, वहां पे प्रेजेंट है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। बेसिकली ये रीजन है, इस रीजन के कारण टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ने का रीजन ये है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए, है ना। वायुमंडलीय दाब को जब आप क्या करते हैं, द्रव्य में परिवर्तित करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, कोई विधि सुझानी है। तो वो विधि क्या होगी उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने की कोई विधि सुझाइए। तो वायुमंडलीय गैसेस को द्रव्य में परिवर्तित करने की क्या विधि है हमारे पास? ये विधि थी कि जब हम क्या करते हैं, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये वाली विधि, है ना। आपने देखा, आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर में ऊपर पिस्टन लगी है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास वायुमंडलीय दाब पे हमें क्या करना है, किसमें परिवर्तित करना है। वापस से देखते हैं क्वेश्चन को। वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करना है, गैस को हमें द्रव्य में परिवर्तित करना है ना। तो ये हमारे पास है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, गैस भरी है, ठीक है। गैस भरी है, गैस में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब पिस्टन से आप क्या करोगे, इसको प्रेस करना स्टार्ट करोगे, पिस्टन से जब आप चीजों को प्रेस करना स्टार्ट करोगे, प्रेशर दोगे, तो आप देख पाओगे कि जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, तो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो क्लोज आ जाते हैं, है ना। इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, ठीक है ना। प्रेशर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल क्या आते हैं, पास आने लगते हैं। तब जब मॉलिक्यूल पास आने लगेंगे, तो बेसिकली गैस में मॉलिक्यूल दूर होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा पास होते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा सा पास है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको और पास लेके आ सकते हैं, तो जिस वजह से ये चीज हो जाएगी आपकी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यही हमारे पास ये है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें हम गैस से लिक्विड को क्या कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में चीजों को लेके आ रहे हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे पास हमने प्रभावित करने के कारक पढ़े थे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने के क्या क्या कारक है, ये हमने बात की थी। तापमान में वृद्धि, हमने समझा कि वाष्पीकरण होता क्या है, हमने समझा था कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते थे, है ना। इसको हम क्या कहते थे, वाष्पीकरण कहते थे। फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से कारक हैं, जिसमें हमने पहली बात करी थी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करें, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है। दूसरी बात, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ठीक है ना। तीसरी बात,
डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने से, ठीक है ना। चौथी बात आपकी वायु की गति में वृद्धि, है ना। जब वायु की गति होती है उसमें अगर वृद्धि होगी तो भी आपका इवेपोरेशन जल्दी होने लगता है। तो बेसिकली में चार जो फैक्टर्स हैं, कारक, उनके बारे में हमने बात की थी और एक एक करके हमने समझाया भी था कि किस तरीके से ये होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप देख पा रहे हैं कि एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, यानी वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक का भी एहसास होता है। तो वाष्पीकरण के कारण ठंडक का एहसास हमें क्यों होता है? बेसिकली वाष्पीकरण के कारक हमें ठंडक का एहसास इस वजह से होता है कि जैसे कि हमने जब एसीटोन डाला, हमने अपनी हथेली पर हमने क्या करा, एसीटोन डाला, तो हमारे हथेली से क्या होती है, कुछ हीट जो है वो आपकी इवेपरेट होने लगती है ना। क्योंकि हमारे हथेली पे, जैसे आपने हथेली पे एसीटोन डाला तो सर्फ क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस में आ जाते हैं और आने के बाद वो क्या हो जाते हैं, इवेपरेट हो जाते हैं, है ना। इवेपरेट होंगे, जब इवेपरेट होंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जिस वजह से क्या करेंगे, हमारे हथेली का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा। उस वजह से हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। यही यही रीजन है कि एसीटोन को जब हथेली पर डालते हैं तो क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है, ठीक है ना। चलिए, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर जल डालते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो तेज धूप वाले दिन होते हैं, काफी गर्मियों के जो दिन होते हैं, जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं, है ना। आजकल समर के टाइम में क्या हो रहा है कि छतों में हम क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। तो पानी छिड़कने से क्या होने लगता है कि जब हम छतों में पानी छिड़केंगे तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आने के बाद इवेपरेट होने लग जाएंगे, वाष्प बनाएंगे, इवेपरेट होंगे और इवेपरेट होने के कारण ऊपर वो चले जाते हैं, है ना। यानी इवेपरेशन के कारण फिर छत भी क्या होने लगती है, ठंडी होती है ना। और जब छत ठंडी होगी तो उस पे नीचे रहने वाले लोगों को भी ठंडक का एहसास होगा। तो बेसिकली तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने घरों में जो पानी है, जल है, इसीलिए छिड़कते हैं, ठीक है ना। समझ आया आपको बात? तो पहला आप ये लिखेंगे, एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है ना। तो इसका जवाब आपके क्या लिखेंगे, इसका जवाब आपने लिखना है कि एसीटोन को गिराने के कारण हथेली पर मौजूद हथेली पर मौजूद कण वाष्पीकरण के कारण एसीटोन को हथेली पर गिराने के कारण हथेली पर मौजूद कण वाष्पीकरण के कारण सतह को छोड़ने लगते हैं, जिस कारण से हमें हथेली पर ठंडक का एहसास होने लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपको लिखना है। अगला था हमारे पास, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर जल डालते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब लिखेंगे, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर जल डालते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सतह पर मौजूद कण जल डालने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया को करते हैं। सतह पर मौजूद कण जल डालने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया को करते हैं, जिसके कारण वहाँ का छत के तापमान पर गिरावट आती है और एक ठंडक का अनुभव होता है। ठंडक का अनुभव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं ना। वाई डू वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है ना। तो कॉटन के कपड़े पहनने का मुख्य कारण ये है कि हम गर्मियों में सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं कि जब आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या होगी, स्वेटिंग होने लगती है। गर्मियों में क्या होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है ना। और स्वेटिंग के कारण आपके क्लोथ के पास जो पड़ी स्वेट है
वो एकदम से क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। जब वो एकदम से इवेपोरेट होगी, यानी वो इवेपोरेशन में क्या करती है, मदद करती है। तो इवेपोरेशन में मदद करने से आपको क्या होगा, ठंडा का एहसास होगा। बेसिकली हमारे रीजन ये है कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का मुख्य रीजन ये है, ठीक है ना। मेनली इसी कारण हम क्या करते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो बेसिकली आज हमने इसी के बारे में समझा। ये चैप्टर आपका लगभग क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने कई सारी बातें हमने सीखने की कोशिश करी, ठीक है। हमने सीखा कि किस तरीके से आपके पास ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। सॉलिड से आप लिक्विड में कैसे जाएंगे, लिक्विड से आप गैस स्टेट में कैसे जाएंगे, ठीक है। और सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो आप लिक्विड में पहुंचोगे, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। और लिक्विड से गैस में जाने पे आप हीट करते हो, वेपराइजेशन कहा जाता है। गैस से लिक्विड में आना कंडेंसेशन कहलाता है, कूलिंग करते हैं हम, है ना। लिक्विड से वापस सॉलिड में आना कंडेंसेशन कहलाता है। अगर आपको डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाना है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये कई सारी बातें हैं, है ना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये हमने सीखा, ठीक है ना। क्वथनांक के बारे में हमने जाना, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। 373 केल्विन पे 373 केल्विन पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों होती है, तो आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण, है ना। उसके बाद वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने सीखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, ठीक है ना। हमने ऊर्ध्वपातन जाना, सब्लिमेशन क्या होता है, कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में जाना आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। तो ये कई सारी बातें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड करी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने चैप्टर 1 के बारे में जाना रिवीजन से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।